हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज रेट। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ द करेंसी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। एक करेंसी का प्राइस जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट दो प्रकार से डिसाइड होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट का निर्धारण गवर्नमेंट करती है। उसके फेवर और अगेंस्ट के पॉइंट हम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो फॉरेन करेंसी की डिमांड किन कारकों की वजह से होती है और उसकी सप्लाई के लिए कौन से कारक जिम्मेवार होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज डायरेक्टली हम बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट निर्धारित कैसे होता है। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की हेल्प से निर्धारित होता है। एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिया है, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ एक्सचेंज है। ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए डिमांड है, ये सप्लाई है, और ई बिंदु पर इक्विलिब्रियम है। उससे पता चलता है कि ओ आर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। अब अगर ये कहें कि मार्केट एक्सचेंज रेट अगर ओ आर 1 हो जाता है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज के लिए डिमांड कम है, सप्लाई अधिक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा एक्सचेंज रेट में। और अगर ये केस है OR2 मार्केट एक्सचेंज रेट है, तो उससे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सप्लाई कम है फॉरेन एक्सचेंज की और डिमांड अधिक है। डिमांड अधिक होने की वजह से एक्सचेंज रेट में इंक्रीज होगा। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है और ये मार्केट एक्सचेंज रेट हो सकते हैं OR1 और OR2, लेकिन अल्टीमेटली जो इक्विलिब्रियम होगा वो यहाँ पर होगा। ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। तो ये हमने देख लिया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा निर्धारित होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे कारक हैं जो एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स की हेल्प से उसको हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस। जिन वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जा रहा है उनके प्राइस इंक्रीज होने का एक्सचेंज रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तय किया जा सकता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से। जिन वस्तुओं का अगर एक्सपोर्ट हो रहा है उनके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, और अगर उनकी डिमांड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक होने का क्या मीनिंग है कि उस प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो वो वस्तु महंगी होने के बावजूद भी खरीदी जाएगी। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई पर। अब जो फर्दर हम डायग्राम्स करने वाले हैं उनमें हमने डोमेस्टिक करेंसी को एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है, उसकी क्वांटिटी को, वाई एक्सिस पर क्या है, एक्सचेंज रेट। इनिशियल कंडीशन डिमांड एंड सप्लाई की कोई भी हम लेंगे जहां पर एक इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रखा है। अब हम बात करेंगे कि उस डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन में किस प्रकार का चेंज हो रहा है। हमारा केस था अगर एक्सपोर्ट्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और अगर उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, उसकी डिमांड अगर बनी रहती है, तो महंगे एक्सपोर्ट्स को खरीदने के लिए क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड अधिक हो जाएगी। डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड अधिक होने की वजह से क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा, क्योंकि पहले OR एक्सचेंज रेट है और अब क्या हो गया है, डिमांड इंक्रीज होने की वजह से डोमेस्टिक करेंसी की OR1 एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया है। ये क्या दिखा रहा है, एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। अब उसका ऑपोजिट केस एक क्या ले लें, अगर डिमांड इलास्टिक है, जिन वस्तुओं का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके प्राइस में अगर इंक्रीज है और डिमांड अगर उनकी इलास्टिक है, इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि उनकी डिमांड कम हो जाती है, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने की वजह से अब जो नया इक्विलिब्रियम है वो E2 बिंदु पर है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेप्रिसिएशन। OR के कंपैरिजन में अब OR2 एक्सचेंज रेट है और जो दिखा रहा है डेप्रिसिएशन को। तो पहला जो पॉइंट है हमने किया, एक्सपोर्ट
गुड्स के जो प्राइस हैं, एक्सपोर्टेड गुड्स के जो प्राइस हैं, उसमें इंक्रीज होने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। डिमांड अगर इनइलास्टिक है या इलास्टिक है तो डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइस। अगर इंपोर्ट के प्राइस में इंक्रीज हो जाता है, हम प्राइस राइज की ही बात कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई पर किस प्रकार का होगा। ये देखिए, पहला केस हम लेंगे, इफ द डिमांड फॉर इंपोर्ट प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक करेंसी इज इलास्टिक। प्राइस राइज हुआ है इंपोर्टेड गुड्स का, तो अगर उनकी डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक होने की वजह से क्या होगा, उनके लिए जो डोमेस्टिक सप्लाई है करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि डिमांड इलास्टिक है। तो जो हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई कर रहे थे उन वस्तुओं को खरीदने के लिए, क्योंकि डिमांड इलास्टिक है, उनकी डिमांड कम हो जाती है, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई उसकी वजह से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने का मतलब है कि जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला इक्विलिब्रियम हमारा ओआर पर था इनिशियल। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर इंपोर्टेड जो गुड्स है उनके प्राइस में इंक्रीज हो जाता है और उनकी डिमांड अगर इलास्टिक है, तो सप्लाई में जो शिफ्ट होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, और उसकी वजह से डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है। ओआर के कंपैरिजन में अब ओआर 1 हो जाता है, तो ये क्या दिखा रहा है, एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। और इसका ऑपोजिट केस ऑपोजिट केस में क्या होगा, अगर इनइलास्टिक है गुड्स की, इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड, तो क्या होगा, हमें अपनी डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो वस्तुएं महंगी हो गई हैं। पहले के कंपैरिजन में हमें ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई करनी पड़ेगी, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, E2 बिंदु पर इक्विलिब्रियम है, और अब नया जो एक्सचेंज रेट है वो OR2 है। OR2 OR के कंपैरिजन में क्या है, डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। तो इस प्रकार से हमने 2 पॉइंट कर लिए हैं। थर्ड पॉइंट में हम कंबाइंड इफेक्ट देख रहे हैं डिमांड और सप्लाई में। डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड और सप्लाई में किस प्रकार का इम्पैक्ट आ रहा है। केस क्या है, चेंज इन प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल में चेंज हो जाता है, जो डोमेस्टिक कंट्री है उसमें अगर इन्फ्लेशन हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर वहां पे प्राइस फॉल हो जाता है, डिफ्लेशन हो जाता है, तो क्या इम्पैक्ट होगा। पहला केस इन्फ्लेशन की बात करेंगे। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं अगर वो महंगे हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर महंगे हो जाएंगे तो फॉरेन में उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉरेन में डिमांड कम होने की वजह से जो फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमारी वस्तुएं महंगी हो गई है तो उसके लिए डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम होने की वजह से जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी भी डिमांड रिड्यूस हो गई है। और क्योंकि हमारे प्रोडक्ट फॉरेन प्रोडक्ट से महंगी हो गए हैं तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, नेशन के इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से हमें अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और उससे क्या होगा, सप्लाई अब इंक्रीज हो गई है, डिमांड डिक्रीज हो गई है डोमेस्टिक करेंसी की। डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड डिक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो हमारी करेंसी की भी डिमांड कम हो जाएगी। और क्योंकि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं वो सस्ते हैं, उनके लिए डिमांड बढ़ेगी, तो हमें अपनी डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए। तो नया इक्विलिब्रियम अब क्या होगा, E1 बिंदु पे होगा। इनिशियल ये है, मैं इनिशियल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आपको कोई भी पॉइंट पहले इनिशियल बनाना है, आपको वहां पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा। और उसके बाद हम शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर डिमांड कर्व में लेफ्ट की तरफ और सप्लाई कर्व में राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, E1 बिंदु पर नया इक्विलिब्रियम होगा, और वो क्या दिखा रहा है, डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। अब अगर ऑपोजिट केस लें, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो फॉल हो जाता है तो क्या होगा,
फॉरेन में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड भी बढ़ेगी, तो डिमांड कर्व में राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे ही प्रोडक्ट सस्ते हैं तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इंपोर्ट्स कम होने की वजह से डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और नया इक्विलिब्रियम बिंदु E1 पर होगा। हमने ये बताना है कि डिमांड में राइट की तरफ शिफ्ट क्यों हुआ है और सप्लाई में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट क्यों हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने के बाद हम बता देंगे कि अब नया इक्विलिब्रियम E1 बिंदु पे है और अब पहले के कंपैरिजन में डोमेस्टिक करेंसी में एप्रिसिएशन हुआ है, तो 3 पॉइंट्स अब हम कर चुके हैं। फोर्थ वन इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। इनफ्लो का मतलब क्या है, किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट का आना, इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैपिटल का आना, और आउटफ्लो का मतलब है कि वहां से कैपिटल का जाना, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट बढ़ना। तो हम बात करेंगे पहले इनफ्लो की। अगर इनफ्लो ऑफ फंड्स बढ़ रहा है डोमेस्टिक कंट्री में तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक कंट्री की जो करेंसी है उसकी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। देखिए हम डोमेस्टिक करेंसी की बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, ये मैंने इन पॉइंट्स की सपोर्ट में यहाँ पर डायग्राम्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमारा डोमेस्टिक करेंसी की ही क्वांटिटी है और यहाँ पर एक्सचेंज रेट है। तो क्या इंपैक्ट होगा, इनिशियल ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई है तो एक्सचेंज रेट इतना निर्धारित हो रखा है। अगर इनफ्लो बढ़ता है, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है फॉरेनर्स के द्वारा, तो इनफ्लो बढ़ता है, उसका इंपैक्ट क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और उसका इंपैक्ट क्या है, अब डोमेस्टिक करेंसी में एप्रिसिएशन हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस बिंदु के कंपैरिजन में ये वाला बिंदु जो है वो ऊपर की तरफ है, वो क्या दिखाता है, एप्रिसिएशन को। तो ये पॉइंट आपका बार बार यूज होगा जब इनफ्लो होता है, तो जिस कंट्री में करेंसी आ रही होती है, इनफ्लो जिसमें हो रहा होता है, इन्वेस्टमेंट जिसमें हो रहा होता है फॉरेनर्स के द्वारा, वहां उस देश की करेंसी का एप्रिसिएशन होता है। और अगर आउटफ्लो हो रहा है, हमारे देश के रेजिडेंट्स अगर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारी करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, हमारी करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आउटफ्लो बढ़ रहा है हमारी डोमेस्टिक करेंसी का। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हम डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं। अगर आउटफ्लो बढ़ता है तो क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि पहला बिंदु ये वाला होगा और उसके नीचे हमारा ये बिंदु आएगा, तो एक्सचेंज रेट में क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है। इनफ्लो के केस में जिस कंट्री में इनफ्लो हो रहा है वहां एप्रिसिएशन होगा, जिस कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है वहां पर डेप्रिसिएशन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या है, अगर इस प्रकार के चेंजेस हुए हैं कि उसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है और क्वालिटी इंक्रीज हुई है, तो उसका क्या होगा, इंपैक्ट कैसा होगा, एप्रिसिएशन होगा डोमेस्टिक करेंसी का। देखिए अगर वस्तु की क्वालिटी इंक्रीज हुई है, वहां पर प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आई है, तो हमारी जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, उनकी डिमांड बढ़ने की वजह से जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एप्रिसिएशन। और यहां पर भी इलास्टिसिटी की हेल्प से भी आप बता सकते हैं। ये देखिए इन पॉइंट्स को आप हमें पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल चेंज रेफर्स टू चेंज इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी या इनोवेशन में चेंज हुआ है और उसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ी है प्रोडक्शन में और प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ी है, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल चेंज है। उसकी वजह से इंपैक्ट क्या होगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस डिमांड फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्रीज इन द फॉरेन मार्केट व्हिच चेंजेस द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इन फेवर।
जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा प्रोडक्ट बेहतर हो गया है तो उसके लिए डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ने का मतलब है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ना। डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो एप्रिसिएशन होगा डोमेस्टिक करेंसी का। द रिवर्स may happen if the domestic product takes competitiveness in the lacks competitiveness in the international market। अगर हमारा प्रोडक्ट इनकम्पिटिटिव हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, और उसका मतलब क्या है कि हमारी करेंसी की डिमांड भी रिड्यूस होगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा? डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है वहां कैपिटल का इनफ्लो ज्यादा होता है। जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है वहां कैपिटल का इनफ्लो ज्यादा होगा, जो हमने अभी फोर्थ पॉइंट किया था। जहां पे इनफ्लो होता है वहां एप्रिसिएशन होता है। देखिए यहां मैंने शॉर्ट में लिखा भी हुआ है, हायर इंटरेस्ट रेट मींस एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, और लो इंटरेस्ट रेट है तो आउटफ्लो बढ़ेगा, कैपिटल का आउटफ्लो बढ़ेगा, और उसकी वजह से क्या होता है? डेप्रिसिएशन। हमने फोर्थ पॉइंट में ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं अगर प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाई जा रही है? प्रोटेक्शन पॉलिसी का मतलब है कि इंपोर्ट्स कम किए जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसका क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट पर फेवरेबल इंपैक्ट होगा और एक्सचेंज रेट पर भी फेवरेबल इंपैक्ट होगा, मतलब एप्रिशिएट होगा। डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होगी क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स जो है वो अधिक हो रही है। इसके लिए आप जो फिगर 5 है हमने डिस्कस की है वो वाला डायग्राम यहाँ इसकी सपोर्ट में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉर और पीस। अगर पीसफुल एनवायरनमेंट है, स्टेबल और एफिशिएंट गवर्नमेंट है, तो वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा क्योंकि उनके रिस्क कम हो जाएंगे, तो कैपिटल का इनफ्लो होगा। कैपिटल इनफ्लो होने से उस कंट्री की करेंसी का एप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग अडॉप्ट की हुई है, डेफिसिट फाइनेंसिंग से गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है रेवेन्यू से, तो उससे लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंच जाता है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। इससे वहां जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में लोग काम कर रहे हैं उनकी वेजेस जो है वो इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है और इनकम इंक्रीज होती है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी अगर प्रेशर्स हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट होगा एक्सचेंज रेट पर, क्योंकि जब वस्तु के प्राइस इंक्रीज होते हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या होगा? हमारी वस्तुओं के प्राइस इंक्रीज होंगे तो उनकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड कम होगी और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट। मॉनेटरी पॉलिसी किस प्रकार की है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज होते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रेजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से इसको आप बता सकते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो के केस की हेल्प से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक है तो उस कंट्री में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब है कैपिटल का इनफ्लो, और जहां पर इनफ्लो हो रहा होता है वहां पर उसका इंपैक्ट क्या होगा? डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होगी। और अगर इसका रिवर्स है, अगर चीप मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई हुई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से कैपिटल का आउटफ्लो होगा, विदेशों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ज्यादा क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट है उसका फायदा उठाने के लिए। तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए विदेशों में इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल का आउटफ्लो होगा, और जिस कंट्री से कैपिटल का आउटफ्लो होता है उस कंट्री की करेंसी क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है। और ये इनफ्लो आउटफ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों कंट्रीज में
इंटरेस्ट रेट बराबर ना हो जाए, जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखा था कि ये जो चेंजेस हैं तब तक होते रहते हैं जब तक कि दोनों जगह जो है इंटरेस्ट रेट बराबर ना हो जाए। तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी। डिपेंड करता है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को, जैसे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का इम्पैक्ट हमने इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो के केस में किया है, हम उसको वस्तुओं की लागतों के रूप में भी देख सकते हैं कि वस्तुओं की लागतें बढ़ जाएंगी तो उनके प्राइस बढ़ जाएंगे, वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन का नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से बताया हुआ है कि अगर इनफ्लो बढ़ता है तो स्टार्टिंग में अगर एक्सचेंज रेट OR है तो OR 1 हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये इससे स्लाइटली कम हो जाता है और OR 2 नया एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है। किसकी वजह से? इनफ्लो बढ़ने की वजह से करेंसी का एप्रिसिएशन होता है, लेकिन वो उतना नहीं होता जितना स्टार्टिंग में होता है, उससे थोड़ा कम हो जाता है टाइम पीरियड के साथ, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज न्यूज एंड एक्सचेंज रेट। जितनी न्यूज फेवर में होंगी, किसी कंट्री के फेवर में, वहां पे इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी को जितना दिखाया जाएगा, जितनी बेहतर कंडीशन होंगी और जैसी जितनी बेहतर न्यूज होंगी उस कंट्री के बारे में, उतना ही वहां पर इनफ्लो बढ़ेगा और एप्रिसिएशन होगा उस कंट्री की करेंसी का। अगर फेवर में न्यूज नहीं है, अनफेवरेबल है, तो करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की न्यूज जो है वो उस कंट्री के बारे में आ रही है। तो ये सभी थे वो सारे कारक जिनकी वजह से करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और उस पर इम्पैक्ट होने की वजह से एक्सचेंज रेट प्रभावित हो रहा है। तो ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करें, समझें। थैंक यू सो मच।